हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम पॉलिटी के अगले लेक्चर 10 के बारे में। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, हमने पॉलिटी के जो लेक्चर स्टार्ट किए थे उनमें हमने शुरुआत से पॉलिटी को स्टार्ट किया था और आज हमारा अगला अध्याय जिसमें हम संविधान का संशोधन या संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, नागरिकता और भारत और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान सभा, इन सब के बारे में देख लिया है। प्लीज़ एक बार आप सक्सेस पॉइंट लेक्चर के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो सभी लेक्चर देख सकते हैं। तो आज मेरी क्लास संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन में हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि संविधान संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, परंतु संविधान संशोधन विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। यानी संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, परंतु विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। अब हम दूसरी विशेषता बात करते हैं कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर मंत्री सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। यानी संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव उसे मंत्री द्वारा या गैर मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अब हम तीसरी विशेषता पर बात करते हैं कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यानी ये विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत, अब ये किस प्रकार का बहुमत है? यह बहुमत कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो उपस्थित का 2/3 पर आधे से एक अधिक यानी 50+1 होना अनिवार्य है। यानी कम से कम अगर हम देखें, अगर हम माने कि उपस्थित 330 सदस्य होते हैं और उसका 2/3 निकालें तो हमें देखने को मिलेगा कि यह बराबर वैल्यू हमें 220 दिखाई देगी। परंतु लोकसभा में कुल सीटें 545 हैं और 50+1 बनने के लिए 273 मत होने आवश्यक हैं। परंतु यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुमत केवल 220 ही बन रहा है, इसलिए यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी कंडीशन हम देखें, यदि उपस्थित संख्या 420 हो और उसका 2/3 निकाला जाए तो आप देख सकते हैं 14 से 42 और 280। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब बहुमत 280 हो गया है और उपस्थित का 2/3, उपस्थित 420 थे उसका 2/3 और उपस्थित का 2/3 पर आधे से एक अधिक। तो आधे कितने थे? 273। लोकसभा में 273 होते, उससे एक अधिक, परंतु यहाँ कितना हो गया है? 280। तो इस प्रकार का एक जटिल बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अब इसके बाद क्या होता है। तो प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है। यानी कि इस विधेयक को सदन के दोनों सदनों में पारित करवाना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों के बीच असहमति व्यक्त हो जाती है तो संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जाती और इसे पारित करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। यानी कि अगर हम साधारण मेजोरिटी के बिल की बात करें तो साधारण मेजोरिटी के बिल पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, परंतु विशेष बहुमत के बिल पर या संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता पर। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन से मुद्दे से जुड़ा है, यदि कोई बिल संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे से जुड़ा है तो उस मामले में आधे राज्य, यहाँ आप लाइन से याद रखें, आधे राज्यों की विधानमंडल में भी साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसा बिल जो भारतीय संविधान के संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रस्ताव के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। परंतु साथ साथ
आधे राज्यों की विधानमंडल से साधारण बहुमत से पारित कराना भी अनिवार्य होगा। अब हम अगली विशेषता बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वह राज्य विधानमंडल की संतुति के बाद जहां आवश्यक हो राष्ट्रपति की सहमति के लिए वह बिल भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति की सहमति के पास जब वो बिल भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देंगे। ना ही विधेयक को वह अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी संविधान संशोधन को राष्ट्रपति ना तो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, जबकि अन्य किसी बिल को या धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई साधारण मेजोरिटी के बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। परंतु संविधान संशोधन और धन विधेयक दो ऐसे बिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते और ना ही अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के अधिनियम के तहत इसका समावेश कर लिया जाएगा। यानी कि अब जब वह विधेयक पर सहमति मिल जाती है तो वह अधिनियम बन जाता है। अब हम देखते हैं संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं संसद में साधारण बहुमत। साधारण बहुमत आप समझ सकते हैं, यदि लोकसभा में 545 सीटें हैं तो 545 सीटों का आधा 273 यानी साधारण मेजोरिटी वाले बिल साधारण बहुमत से होते हैं। परंतु कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत मैंने अभी बताया कि उपस्थित का 2/3 पर आधे से एक अधिक यानी 50+1 कुल बहुमत का +1 50+1 होना आवश्यक है। इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। अब हम बात करते हैं तीसरे, जिसे बोला जाता है संसद में विशेष बहुमत प्लस राज्यों की यानी आधे राज्यों की सहमति। जो बिल संविधान के संघीय ढांचे से जुड़े हुए होंगे उनमें संसद का विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से बिल पास किए जा सकते हैं। यानी संसद के में कौन कौन से बिल हैं जो साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का गठन, जैसे हम बात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो जम्मू कश्मीर के गठन के लिए साधारण मेजोरिटी के बिल की ही आवश्यकता थी। अगर हम बात करें दूसरी विशेषता, नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा, संबंधित राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन, यह भी साधारण मेजोरिटी के बिल ही होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी, किसी राज्य की विधान परिषद का निर्माण या विधान परिषद यानी MLC किसी राज्य की विधान परिषद या विधान परिषद की समाप्ति, यह इससे संबंधित साधारण बिल से ही यह पेश की जाती है। अगली हम बात करें तो संसद में गणपूर्ति कोरम, यह भी, और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। गणपूर्ति कोरम का मतलब यह है कि लोकसभा में आपको पता होगा कि अधिकतम सदस्य 552, तो अगर हम माने तो इसका 1/10 यानी लगभग 55, मिनिमम 55, तो कम से कम 55 यानी कुल सदन का 1/10 गणपूर्ति कोरम कहलाता है। अब हम बात करते हैं और किस प्रकार से। तो साधारण बहुमत के बिल हम देख सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण से संबंधित है। वह नागरिकता की समाप्ति व नागरिकता की प्राप्ति के लिए भी साधारण मेजोरिटी के बिल की आवश्यकता पड़ती है। आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत के बारे में कि संसद के विशेष बहुमत किस प्रकार से होते हैं। तो संसद के विशेष, संविधान में ज्यादातर उपबंध संविधान संशोधन विशेष बहुमत से द्वारा ही किए जाते हैं। यानी संविधान में कहा गया है कि संसद के अधिकतम संशोधन विशेष बहुमत से द्वारा ही किए जाएंगे। जैसे मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप मूल अधिकार में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होती है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 DPSP के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें नए राज्यों तीसरी कंडीशन पर, तो वे सभी उपबंध जो अनुसूची 1 और अनुसूची 3 से संबंध नहीं है उनके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिलों पर या ऐसे विधेयक पर, ऐसे बहुमत जिन पर आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, उन पर आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन व उसकी प्रक्रिया के लिए भी आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र व राज्य व कल्याणकारी शक्तियों का विस्तार यानी केंद्र व राज्य की कल्याणकारी शक्तियों के विस्तार के लिए भी हमें राज्यों की सहमति आवश्यकता पड़ेगी।
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी कानून, उसके लिए भी आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का विभाजन, उसके लिए भी विधायी शक्तियों का विभाजन, उसके लिए भी समवर्ती सूची से संबंधित कोई कानून, उसके लिए भी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके लिए भी वह संविधान का संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति व उससे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368, उसमें भी आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार संविधान संशोधन की आलोचना क्यों की जाती है। संविधान संशोधन की आलोचना, तो आलोचना कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि हम बात सकते हैं, पहली बात कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय का उपबंध नहीं है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके लिए कोई विशेष संस्था नहीं बनाई गई है जो केवल यह जांच कर ले कि क्या यह कानून सही होगा या नहीं होगा। बस बाद में न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, परंतु इससे पहले संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय नहीं बनाई गई है, उपलब्ध नहीं है। यह भी एक बड़ा इसका आलोचना कारण है। दूसरा, संविधान संशोधन शक्ति संसद में निहित है, यानी कि संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित है, इसमें राज्य विधानमंडल का कोई रोल नहीं होता। तीसरी, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। अगर संसद चाहे तो अकेले विशेष बहुमत व साधारण बहुमत से संविधान का अधिकतर भाग संशोधित कर सकती है। अगली विशेषता, संविधान ने राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कि संविधान ने राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन संबंधी शक्ति या मंजूरी, वह मंजूरी देना चाहता है या नहीं, उसके विरोध में प्रस्तुत किए गए समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ राज्य को कोई समय नहीं दिया गया है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं की है, यानी कि ज्वाइंट सेशंस नहीं हो सकता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधान मंडलीय प्रक्रिया के समान है, यानी संशोधन की प्रक्रिया विधान मंडलीय प्रक्रिया के समान है। संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इसे न्यायिक पालिका को संदर्भित करने के लिए व्यापक अवसर होते हैं, यानी कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। अब हम अगले लेक्चर की बात करते हैं जिसमें हमें बताया गया है संविधान की मूल संरचना। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि संविधान की मूल स्ट्रक्चर जो आपको दी गई है, संविधान का मूल स्ट्रक्चर पर मेरी एक पूरी क्लास, जब लॉकडाउन के बाद पूरी 3 घंटे क्लास संविधान की मूल ढांचे पर हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंद भारतीवाद का रोल रहा। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के बारे में, आपको पूरी क्लास के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि संविधान का मूल ढांचा किस प्रकार है। तो संविधान का मूल संरचना, तो जो शंकरी प्रसाद मामला 1951 में संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी गई, यानी पहले ही संविधान संशोधन द्वारा तो जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया, तो उसी समय पहले ही संविधान संशोधन को चुनौती दे दी गई शंकरी प्रसाद मामले द्वारा 1951 में। अब यह क्या मामला था? तो मामला इस प्रकार था कि इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता होगा कि संविधान में 9वीं अनुसूची साथ साथ भूमि सुधार से संबंधित थी, परंतु आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई थी, यानी इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई थी। और तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अगर संसद चाहे, संसद आर्टिकल 368 में संशोधन करके इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संशोधित व शक्ति अंतर्निहित, यानी कि इसमें कहा गया था कि शंकरी प्रसाद मामले में कि संसद क्या संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 की शक्ति इतनी व्यापक है कि वह चाहे तो मौलिक अधिकारों के संशोधन की शक्ति भी उसी के अंदर अंतर्निहित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 आपको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत, यानी कानून शब्द के अंतर्गत सामान्य विधियां, कानून ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। अब यह बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 पूरे 70 साल की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आजादी के बाद से लेकर अब तक इन्हीं 2 अनुच्छेदों का डिस्प्यूट, यानी विवाद है कि आखिरकार
13 के अंदर 368 शामिल है या नहीं, या 368 के अंतर्गत 13 शामिल है या नहीं। तो इस पर मेरी पूरी क्लास होगी बच्चों, आप इसे बहुत डिटेल में समझेंगे, मैं इसे समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधि कानून ही आते हैं। संवैधानिक संशोधन यानी 368 13 के अंतर्गत नहीं आता। परंतु केशवानंद भारतीवाद, यहाँ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, केशवानंद भारतीवाद द्वारा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद द्वारा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए कहा कि संविधान संशोधन, संसद की शक्ति अपार है, वह चाहे तो संशोधन कर सकती है, परंतु संशोधन इस प्रकार से होना चाहिए कि संसद कभी भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब हम देखते हैं कि इसके बाद इंदिरा नेहरू मामला 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवाद को न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। यानी कि इसी में कहा गया था कि जो 79 में 39 संविधान संशोधन में यह प्रावधान रद्द कर दिया गया था कि इससे पहले प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवाद पर न्यायिक समीक्षा या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकता था, परंतु अब यह मामला रद्द कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी के चुनावी विवाद से संबंधित न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका द्वारा नव अभिव्यक्त मूल संरचना के सिद्धांत का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 को संशोधित कर दिया गया और यह घोषणा की गई कि संसद को विधि शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और वह किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा कहीं ना कहीं संसद को अपार शक्ति दी गई और कोर्ट को यह बताया गया कि संसद चाहे तो कोई भी विधि बना सकती है और संसद को विधि बनाने की कोई सीमा नहीं है, वह किसी भी सीमा तक कानून बना सकती है और किसी भी संविधान संशोधन की न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। यानी किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा कि मूल संरचना में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो संविधान की मूल विशेषता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार संविधान की मूल संरचना या मूल विशेषता क्या है, मूल संरचना के तत्व क्या है। तो पहली चीज, कोई भी कानून बनाते हुए हमें संविधान की सर्वोच्चता का ध्यान रखना होगा। भारत की राजनीति की सार्वभौमिक व लोकतांत्रिक गणराज्य प्रकृति का ध्यान रखना होगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन, यह भी हमारे संविधान का मूल ढांचा है। कानून का शासन, यह भी हमारे संविधान का मूल ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमारे संविधान का मूल ढांचा है। जैसे आपको पता होगा 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब जजों की नियुक्ति या जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि न्यायपालिका की शक्ति स्वतंत्र है और न्यायपालिका के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। अगला मूल संरचना क्या है हमारी, तो मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अनुच्छेद 32, 136, 146 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां वह 226 व 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, यह संविधान की सभी मूल ढांचे में आती हैं। और साथ साथ मूल ढांचे पर मैं एक छोटी सी क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि संविधान का आखिरकार मूल ढांचा किस प्रकार है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। और जिन बच्चों के डाउट हो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज बच्चों, एक बार वीडियो को आप जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।